बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल ये पूछा गया है कि मुश्तरका खाते में से क्या रकबा फ़रोख्त किया जा सकता है या परचेज़ किया जा सकता है। तो जनाब बात यह है कि जितनी भी ज़मीनें आपके सामने ख़रीदो फ़रोख्त चल रही होती है, आलमोस्ट तमाम की तमाम मुश्तरका खाते में से ही बिक रही होती हैं, क्योंकि बिल्कुल सेपरेट खाता वो तो बहुत कम है इधर। अगर और कोई शरीक खाता आपके साथ नहीं भी है तो कम से कम आपके बहन भाई तो उस खाते में शामिल होते ही हैं। अलबत्ता अगर आप खाते को अलग करा लेते हैं, पार्टीशन करा लेते हैं, तो वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन क्योंकि ये कराना आसान नहीं होता, तो इसलिए मोस्टली लोग इस तरफ जाते ही नहीं हैं, जब तक मजबूरी ना बन जाए उनके लिए। बाकी इसमें से रकबा बिल्कुल फ़रोख्त हो जाता है। सिर्फ आपने अपना मलकियत का फ़र्द लाना होता है और आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। पोजेशन कब्ज़ा आपने देना होता है, तो जिधर आप काबिज़ होते हैं वही कब्ज़ा आप खरीदार को मुंतकिल कर देते हैं, सिंपल इज़ दैट। और जब तक पार्टीशन ना हो जाए तो वो शख्स वहीं बैठा रहेगा जहां आपने उसको कब्ज़ा दिया है। नेक्स्ट ये है कि एक भाई पूछते हैं कि दादा ने रकबा एक फ़रोख्त किया और स्टाम्प पेपर पे फ़रोख्त किया। उन्होंने ए को अपनी प्रॉपर्टी दे दी। ए ने बाद में वो प्रॉपर्टी बी के आगे फरोख्त कर दी और उसने भी स्टाम्प पेपर के ऊपर फरोख्त की। अब ये पूछने वाले कहते हैं कि क्या हम उस ट्रांजैक्शन को चैलेंज कर सकते हैं कि जो हमारे दादा ने फरोख्त की, क्योंकि उनके पास ना स्टाम्प पेपर मौजूद है ओरिजिनल, जो दादा से ए की तरफ प्रॉपर्टी गई थी। जो ए से बी की तरफ गई वो स्टाम्प मौजूद है, लेकिन वो पहला स्टाम्प मौजूद नहीं है। तो क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मलकियत वो हमारे नाम पे है अभी भी। तो जनाब अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो यस, अदालत के अंदर आपका जो पॉइंट है वो मजबूत होगा, क्योंकि आपके पास तो सबूत मौजूद है, उनके पास कोई सबूत नहीं है सिवाय इसके कि कब्जा उनके पास है। और जो स्टाम्प है भी, उसकी भी चेन पूरी नहीं है, जो उससे कबल का स्टाम्प था वो उनके पास नहीं है। तो इसलिए जो ये अदालतें हैं, इनमें से तो आप जीत ही जाएंगे। लेकिन एक और अदालत जिसके बारे में अ, हम कहते हैं जो बड़ी अदालत है, योम हिसाब आप कह लें, तो उसमें मुमकिन है कि फिर आपके पास कोई दलाइल ना हो अपनी बचत के लिए। इसलिए ये बयान करने का मकसद ये है कि आप इस पे ना जाएं कि आपकी कानूनी पोजीशन क्या है, आप इस पे जाएं कि आपकी अखलाकी पोजीशन क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके दादा ने वाकई फरोख्त की थी, तो फिर आप इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके दादा ने नहीं फरोख्त की और ये स्टाम्प पेपर जाली है, देन यस, फिर आप बिल्कुल इसको चैलेंज करें। फिर आपके पास मलकियत का सबूत है, उनके पास ये सिर्फ स्टाम्प है। आपकी निस्बत उनके पास जो सबूत है वो कमज़ोर है। नेक्स्ट जनाब इसमें यह कि स्टाम्प पेपर पे जगह खरीदी, अब असल मालिक उसने केस कर दिया। ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अब आप समझ लें कि खरीदार पूछ रहे हैं जिसके पास स्टाम्प पेपर है। तो इनका भी यही है कि इन्होंने भी जिससे खरीदी उसने भी स्टाम्प पेपर पे खरीदी थी, और उसने भी अपने से कबल, यानी तीन चार हाथों में ये स्टाम्प पेपर पे बिकती आ रही है। अब जो असल मालिक हैं वो भी 40 साल बाद उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो जनाब इसमें वही है कि जो मैं रिपीटेडली यहाँ कहता रहता हूँ अपने चैनल पर भी, कि स्टाम्प पेपर पे रिलाई ना किया करें। लोग यही समझते हैं कि स्टाम्प पेपर 1200 का लिखवा लिया है तो हम बड़े अब सेफ एंड साउंड हमारी पोजीशन है। तो जनाब आपके पाँव नहीं होते, फिर आपके साथ यही कुछ होता है कि जब कभी कोई आ जाता है चैलेंज करने, अब जो चैलेंज कर रहा है उसके पास तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि उसका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर है, जमाबंदी के अंदर उसका नाम मौजूद है, और उसके पास पूरी चेन है। दादा से प्रॉपर्टी आई बाप के पास, बाप से आई बेटे के पास, तो वो तो पूरी चेन होती है। वो आके जब अदालत के सामने अपने प्रूफ्स रखता है और उसके अगेंस्ट आप अपना प्रूफ रखते हैं, तो ये काफी कमजोर बन जाता है। इसको आपने साबित करना है, उसने तो अपने प्रूफ्स को साबित भी नहीं करना। उसको तो प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट हैं इनको फिर आपने साबित करना है अदालत में कि ये जेन्युइन है। और वो भी आपने किसी से खरीदी, किसी ने फिर किसी से खरीदी, और स्टाम्प पे स्टाम्प वो होते आ रहे हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। आप बिल्कुल जेन्युइन बायर होंगे, उन्होंने वाकई फरोख्त की होगी 40 साल पहले, लेकिन अब वो जब कह रहे हैं कि हमने नहीं की, तो अब बेनिफिशियरी आप हैं, साबित आपने करना है, तो ये काफी टफ हो जाता है फिर। ये जनाब पूछा गया है कि 85 साल की उम्र में नवासे को प्रॉपर्टी दे दी गई है, और जो बेटे हैं, यानी बेटी की औलाद को प्रॉपर्टी दे दी है और जो बेटे हैं उनको महरूम कर दिया गया है।
تو جناب اس میں سمپل ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی آزاد مرضی سے پراپرٹی دے رہا ہے، ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے وہ پراپرٹی دے رہا ہے، تو وہ دے سکتا ہے جس کو چاہے. لیکن اب 85 سال کی جب ایج ہے تو اس میں ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ وہ ایجڈ تھے. اب دیکھنے والا ہے کہ ان کی صحت اور ان کی ذہنی حالت کیا اجازت دیتی تھی کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکیں، یا وہ انفلوئنس تھے کسی دباؤ میں، یا وہ آزاد فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے. تو اگر ایسی حالت میں انہوں نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے تو وہ بالکل چیلنجیبل ہے، اور اس بنیاد پہ کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے پراپرٹی کی ٹرانسفر کے لیے، اس بنیاد پہ آپ کی فیور میں آ سکتا ہے فیصلہ. نیکسٹ جناب یہ پوچھا گیا ہے کہ دو بھائی ہیں اور تین بہنیں ہیں، 3.5 ایکڑ پراپرٹی ہے وہ تقسیم کرنی ہے. تو اس پہ کئی بار بات ہو چکی ہے کہ 2 حصے بھائی کے ہوں گے، ایک حصہ بہن کا ہوگا. اب کیونکہ 2 بھائی ہیں تو 4 حصے بھائیوں کے، 3 حصے بہنوں کے، ٹوٹل ہو گئے 7 حصے. اب پراپرٹی ہے 3.5 ایکڑ، تو آپ اس کو تقسیم کریں گے تو جناب 1 ایکڑ بھائی کی بن جائے گی، اور آدھا آدھا ایکڑ وہ ہر بہن کی بن جائے گی. نیکسٹ جناب یہ پوچھا گیا ہے کہ 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، ایک بہن پہلے فوت ہو چکی ہے، اس کی بیٹی البتہ ایک موجود ہے. اب اس فوت شدہ بہن کا ریکارڈ ایف آر سی میں نہیں ہے، تو کیا پراپرٹی اس فوت شدہ بہن کی بیٹی کی طرف بھی جائے گی؟ یعنی جو نواسی بنتی ہے، جو ابھی فوت ہوا ہے اس کی نواسی بن رہی ہے. تو بالکل جناب جائے گی، اس کا حصہ موجود ہے قانون کے اندر. اب اگر آپ نہیں دیتے اس بنیاد پہ کہ ایف آر سی میں ریکارڈ نہیں ہے اس کا، تو اس لیے جو انتقال وراثت درج کرتے وقت سامنے نام نہیں آئے گا. تو اس حد تک تو آپ شاید کرنے میں کامیاب ہو جائیں اگر آپ نہ دینا چاہیں تو. لیکن جب بھی وہ انتقال چیلنج ہوگا تو وہ بالکل انتقال ٹوٹے گا، اور اس بچی کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ قانون نے اس کو دے رکھا ہے. 1961 میں جو ایکٹ آیا، مسلم فیملی لا، سوری آرڈیننس آیا، تو اس کے تحت اس کا حصہ ڈٹرمنڈ ہے، تو وہ اس کو بالکل ملے گا.